Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official training module by TechSarge, जहाँ पे हम लोग start to end from basic to प्रोफेशनल एंड फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो सिखाते हैं चीज़ों को और क्लियर करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट टैक्स का है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है कि असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या रेट लगता है और क्या क्या चीज़ें होती है। हमने पूरा बेस क्लियर कर लिया और ये लास्ट चैप्टर होगा हमारा बेस क्लियर कर। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सैलरी है तो सैलरी को कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई निकला और मैं इंडिया में टैक्स भर रहा हूँ तो फिर फ़ायदा नहीं ना, वो चीज़ बहुत वेग रहेगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चीज़ देखते हैं, तो फिर आपने इसे पहले क्यों नहीं करवाया। देखो, डीटी का आपको पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे टैक्स हो रहा है, टैक्सेबिलिटी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्या हेड्स ऑफ इनकम होती है, तो उसके बाद आप कैटेगराइज कर सकते हो कि हाँ रेसिडेंशियल स्टेटस है तो इसका ये चीज़ होगा, ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब रेसिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप के होते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और एक होता है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला, रेसिडेंट आप कब कहलाएंगे? मैं रेसिडेंट तब कहलाऊंगा अगर मैं इंडिया में प्रेजेंट हूं 182 डेज से ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो मैं रेसिडेंट हूं। ठीक है, अगर मैं 182 से नहीं हूं तो फिर दूसरा क्राइटेरिया अगर मैं फुलफिल कर रहा हूं, अगर मैं प्रेजेंट 60 प्लस डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड 365 प्लस डेज इन प्रीवियस 4 ईयर्स। ठीक है, अगर मेरा इंडिया में स्टे इस फाइनेंशियल ईयर में 60 से ज्यादा मैं रहा हूं, 60 से ज्यादा दिन रहा हूं और पिछले 4 साल में 365 दिन रहा हूं, तो फिर मैं रेसिडेंट कहलाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए, एक तो और में है, या तो आप 182 प्लस डेज हो तो सीधे सीधे आप रेसिडेंट कहलाओगे, अगर नहीं हो तो फिर ये देखो कि क्या आप 60 प्लस डे हो। हाँ, मैं 60 प्लस डे हूँ, 60 प्लस डे एंड 365 डेज प्लस लास्ट 4 ईयर, हाँ बिल्कुल हूँ, तो फिर मैं रेसिडेंट कहलाऊंगा। ठीक है, अब तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते ही मैं रेसिडेंट। अगर मैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाऊंगा? ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन 9 out of past 10 year or not in India for 730 days plus 730 plus days in the last 7 year। ठीक है, इन दोनों से कोई भी एक चीज फुलफिल होगी ना, तब मैं RNOR बन जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं RNOR हूं पिछले 10 में से 9 साल, समझ रहे हो, रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ पास्ट 10 ईयर्स, तो मैं RNOR कहलाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं इंडिया में नहीं हूं 730 प्लस डेज इन द लास्ट 7 ईयर्स, तो फिर मैं RNOR कहलाऊंगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं आपको रेसिडेंट RNOR की। उसके बाद हम लोग डिटरमिन करते हैं, उसके बाद नॉन रेसिडेंट। ठीक है, हम लोग थे यहाँ पे, तो अब मैं नॉन रेसिडेंट कब कहलाऊंगा? जब मेरे ऊपर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो फिर मैं नॉन रेसिडेंट कहलाऊंगा। ठीक है, तो अब ज़रा ये देख लेते हैं कि हमने ये रेसिडेंट क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमें स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम पता चल जाए यार, कि मैं अगर रेसिडेंट हूँ ना तो मैं टैक्सेबल हूँ ऑन ग्लोबल इनकम, मतलब मैं इंडिया में कमाऊँ, इंडिया के बाहर कमाऊँ, मतलब समझ रहे हो, मैं कहीं भी कमाऊँ मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में अगर मैं रेसिडेंट हूँ। लेकिन अगर मैं RNOR हूँ तो मैं टैक्सेबल, मेरी टैक्सेबिलिटी ऐसे डिटरमिन होगी कि मैं जो इनकम रिसीव कर रहा हूँ ना इंडिया में रिसीव कर रहा हूँ, या फिर इंडिया के थ्रू कमा रहा हूँ, या फिर कोई भी बिजनेस के थ्रू कर रहा हूँ जो इंडिया से कंट्रोल हो रही हो, मतलब इंडिया का किसी भी तरह का रिलेशन है ना मेरी इनकम में, तो फिर भाई मेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं बाहर रह रहा हूँ, मैं बाहर ही कमा रहा हूँ, तो मेरे को टैक्स नहीं भरना उस चीज़ पे। अब NR, मैं अगर नॉन रेसिडेंट हूँ तो मैं, मेरे पे सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रू या राइज इन इंडिया, या तो मेरे को रिसीव हो इंडिया में इनकम, ठीक है, तो हम टैक्स भरूंगा मैं उस पर, या फिर वो इंडिया में अक्रू, मतलब इंडिया के थ्रू वो इनकम आ रही हो। ठीक है, इंडिया के थ्रू वो इनकम आ रही हो। ठीक है, RNOR में तो कोई सा भी, मतलब इंडिया का कोई भी लिंक आ गया ना तो आपको RNOR में टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में। लेकिन NR में आपको सिर्फ वही इनकम में भरना जो आप इंडिया के कमा रहे हो, इंडिया में कमा रहे हो।
ठीक है, इंडिया में अक्रू या राइज हो रही है इंडिया में, तो उसी पे आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये इसलिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर ये 5 हेड ऑफ इनकम कमा रहे हैं तो कौन सी हेड ऑफ इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के समझते हैं कि ग्लोबल इनकम फॉर रेसिडेंट के लिए क्या होता है। मिस्टर एक रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है, वो 6 लाख रुपए इंडिया में कमा रहा है और 4 लाख फ्रीलांस वर्क कर रहा है अब्रॉड में। ठीक है, तो अब टैक्सेशन कैसे होगा, टोटल इनकम। अब इसमें टैक्सेशन देखो ही मत भाई, अगर वो रेसिडेंट है ना तो वो 10 लाख कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है, इंडिया में बैग भरेगा। तो इसीलिए टोटल इनकम ऑफ 10 लाख इज टैक्सेबल इन इंडिया, ये तो है भाई। अब RNOR और NR के लिए, RNOR के लिए होता है कि टैक्सेबल ऑन इनकम अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया एंड फॉरेन इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स हम कुछ देख लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं हम डिटरमिन करते हुए, कि भाई हम ये देख लेते हैं कि अज्यूमिंग फॉरेन इनकम अर्नड बाय अ रेजिडेंट इज नॉन टैक्सेबल। कभी कभार कुछ लोग होते हैं ना कि यार फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए इंडिया में, वो भूल जाते हैं ये रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट है, ये कहीं भी कमाएगा इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेसिडेंट है भाई, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। या फिर आप लोग को ना डिटरमिन बेसिक ज़्यादा दिक्कत है, मैं बताता हूँ इसमें आती है कि आप डिटरमिन नहीं कर पाते यार ये RNOR है, ये NR है, क्या है। ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन, इसको अच्छे से देखना, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, रेसिडेंट की कंडीशन बता देता हूँ। मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस। अगर मैं 182 डेज से ज़्यादा रहा हूँ इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर मैं एक रेजिडेंट हूँ। या फिर दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, दूसरी कंडीशन के 2 पार्ट हैं, 60 प्लस डेज इन फाइनेंशियल ईयर एंड 365 प्लस डेज इन प्रीवियस 4 ईयर्स। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए दूसरे पार्ट की, तब जाके मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा। ठीक है, अगर मैं 60 प्लस डेज हूँ और 365 डेज नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं हूँ रेजिडेंट। फिर मैं RNOR की कैटेगरी में देखूंगा कि मैं रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, और नॉट इन इंडिया फॉर 730 प्लस डेज इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो ये चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेंगी, ये क्राइटेरिया बहुत अच्छे से देखना है यार, वरना यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर ये गलत डेट में गया तो आप टैक्सेबिलिटी गलत कर दोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से रहता है। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको बोला, डबल टैक्सेशन एंड रिलीफ का कंसेप्ट। देखो क्या होता है ना, मान लीजिए कि मैं रेजिडेंट हूँ, चलो है ना, बेसिकली रेजिडेंट के लिए होता है, मैं रेजिडेंट हूँ, मैं इंडिया में 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जिसपे मेरे को 2 लाख रुपए का टैक्स, मेरा TDS घट गया और टैक्स भर दिया मैंने। ठीक है, चलो अब मैं सेम इनकम, सेम नहीं मतलब और भी, मेरी ये 10 लाख इनकम है ही, मेरी एक और इनकम है जो मैं US में कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं US में कमा रहा हूँ और उस पर मैं 5 लाख रुपए का TDS कटवा के आया हुआ हूँ। वैसे इतना ज़्यादा होता नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 लाख की इनकम US से भी कमा रहा हूँ, 10 लाख रुपए इंडिया में कमा रहा हूँ। इंडिया में मेरा 2 लाख रुपए TDS कट गया, सब कुछ भी समझ लो, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। ठीक है, और US में मेरा 5 लाख रुपए TDS कट गया, चलो ठीक है। अब भाई मैं तो रेसिडेंट हूँ, मैं तो US में टैक्स भर के आया हूँ, भरना नहीं चाहिए कायदे से, मैं कायदे भरना चाहिए भाई, यहाँ पर रिलीफ होता है, प्रोसेस बताता हूँ मैं। ठीक है, मैं तो US में टैक्स भर के आया हूँ, अब मैं US में टैक्स भर के आया हूँ और फिर 10 लाख रुपए मेरे यहाँ भी यार इंडिया वाले टैक्स ले लेंगे। 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख रुपए टैक्स ले लेंगे ये लोग तो मेरे से। भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि मेरी एक ही तो इनकम है 10 लाख की US में, उस पर US में भी टैक्स, इंडिया में भी टैक्स। तो फिर इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ बताई हुई है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बना हुआ है इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज के साथ। अगर आप इंडिया के बाहर, आप एक रेसिडेंट है इंडिया के और इंडिया के बाहर आप कोई भी टैक्स भर के आ रहे हैं ना, उसका रिलीफ आपको इंडिया में मिल जाएगा। मतलब कि आपकी 20 लाख रुपए की यहाँ पर इनकम टैक्सेबल तो होगी, लेकिन उस पर जो टैक्स बनेगा ना, आप जो US में टैक्स भर के आए हैं 5 लाख का, वो यहाँ पर इसके टैक्स पेबल से माइनस कर लेना बस। 87A की रिबेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिबेट होती है लेकिन 87A की अलग होती है, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि भाई वो इसलिए मिल रही है। भाई इसके लिए फॉर्म 67 फाइल होता है, बाकायदा फॉर्म फाइल होता है, उसमें डिटेल्स आती हैं, कितने % आप लोग बाहर देके आए हैं। 1042S आई गेस फॉर्म का नाम होता है, जो बाहर आप टैक्स पे करके आ रहे हैं, 42S ऐसे कुछ फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट भी करना रहता है, 67 फॉर्म जब फाइल करता है इंडिया में, और जो आप बाहर टैक्स भर के आए हुए हैं ना, उसके आपको यहाँ पर वो मिल जाएगी रिबेट। ठीक है, तो रिलीफ मिल जाता है आपको। इसे कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइड हो गया क्योंकि आपको उस टैक्स का यहाँ पर क्रेडिट मिल गया है। ठीक है, तो 2 मेथड, जैसे कि एग्जेम्पशन मेथड चलता है हमारे यहाँ कि इनकम इज टैक्स ओनली इन 1 कंट्री, भाई आप वहाँ देखा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर वो एग्जेम्प्ट है। टैक्स क्रेडिट में जैसे मैंने बताया, जो ज़्यादातर पॉपुलर, जो ज़्यादा चलता है कि भाई आप बाहर इतना टैक्स भर के आए हो, आप यहाँ भी उतना टैक्स भर देना। ठीक है, भर देना नहीं, उतना टैक्स का वो क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसे टैक्स क्रेडिट मेथड कहते हैं। ठीक है,
मैं समराइज करता हूँ आपको चीज़ों के लिए। मेन काम हमारा, अभी देखो ये बेसिक है, आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें यूं खत्म हो रही है फिर यूं हो रहा है, आप बेस स्ट्रॉन्ग करो अपना। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता लग गया ना कि हाँ भाई इसका ये है और इसको DTAA का बेनिफिट भी मिलेगा, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको आगे इससे पहले मैं सारी चीज़ें बता भी चाहूँ कि DT में कैसे स्लैब रेट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या पूरी। अब जब हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, इस चीज़ को एक बार और रिवाइज कर लेना अपने साथ, ताकि हमें कोई और दिक्कत ना हो आगे पढ़ने में, आगे चीज़ों को ग्रैब करने में। वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं वैसे देखो स्लो ही बढ़ता हूँ और धीरे धीरे ही हम लोग पढ़ेंगे और साथ में सीखेंगे ये चीज़ें। बट आप लोग का अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना 2 दिन बाद ये देख के, तो फिर बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प रहेगी आप लोग, बहुत ईजी लगेगा आएगा। कुछ भी नहीं DT यार, कह दिए वास्ट है, थोड़ा सा है, ठीक है। तो रेसिडेंसी अफेक्ट द टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्लोबल इनकम। Residents pay tax on global income. RNOR pay tax on Indian income and foreign income from business control in India. Non-resident pay tax only on Indian income. And relief available through DTAA for foreign income taxes abroad. जो बाहर टैक्स पे करके आए उसके लिए DTAA के थ्रू, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस डिडक्शन एग्जेम्पशन और डिटेल में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एज वी एक्सप्लोर वेज टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम विद डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप इसके अगर कोई डिटेल वीडियो भी चाहते हैं ना, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमारा यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये देखो, आप यूट्यूब पे आइए, टेक्सास सर्च कीजिए और यहाँ पर अगर आप DTAA टाइप करेंगे ना, ये देखो बताया हुआ यहाँ पर रेसिडेंट बताया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज कुमार एंड ये थोड़ा रोज पुराना है, कोई बात। तो आप चीज़ें ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे इस, क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारा, पूरे डिटेल में जाएंगे। बट आप लोग अगर रिवाइज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमें सभी फॉलो कर लेना और वेबसाइट पे कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।